आज अगर हम सिनेमा की तुलना करते हैं तो आमतौर पर किस चीज़ से करते हैं? हमारे दिमाग में आती हैं उपन्यासें, कहानियाँ या थिएटर। और इसका मतलब है कि सिनेमा को आज हम जिस रूप में देखते हैं, वो रूप है उसका एक कला का, एक अभिव्यक्ति के माध्यम का। यानी कि जिस तरह से लिटरेचर होता है, संगीत होता है, थिएट्रिकल आर्ट्स होते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट होते हैं, उस तरह से हम आज सिनेमा को देखते हैं, समझते हैं और उसी का विचार हमारे दिमाग में आता है जैसे हम सिनेमा की बात करते हैं तो। लेकिन ऐसा तब नहीं था जब लुमियर ब्रदर्स ने अपना सबसे पहला सिनेमेटोग्राफ बनाया था। लुमियर ब्रदर्स का सोचना था कि ये जो एक उपकरण उन्होंने बना लिया है, ये उपकरण एक तरह से एक वैज्ञानिक उपकरण है, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी होती है, दूरबीन होता है, और वे उसको वहीं तक सीमित समझ रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि शायद इस उपकरण का कोई खास भविष्य है नहीं। तो फिर ये बात कैसे यहाँ से आगे बढ़ी और कैसे हम कला के रूप में सिनेमा तक पहुँचे, इसको जब हम जानने के लिए पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम देखते हैं कि लुमियर ब्रदर्स ने अपना सिनेमेटोग्राफ बनाने के बाद जो एक सबसे पहली एक बैठक की थी जिसमें कुछ खास चुनिंदा लोगों को बुलाया था। और दर्शकों के लिए उन्होंने आम दर्शकों के लिए बाद में किया था। उससे पहले एक चुनिंदा लोगों के सामने उन्होंने सिनेमेटोग्राफ को प्रस्तुत किया था। तो उस प्रस्तुतिकरण के दौरान एक व्यक्ति थे, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो वहाँ पर उपस्थित थे, वो थे जॉर्ज मिलियस। जॉर्ज मिलियस जो हैं ये एक फ्रेंच एक जादूगर थे उस समय, जो बहुत प्रसिद्ध जादूगर थे और स्टेज पर मैजिक ट्रिक्स करने के लिए उन्हें जाना जाता था। तो उन्होंने जैसे ही ये सिनेमेटोग्राफ देखा तो उनकी तो आंखें खुल गई। उन्होंने तुरंत लुमियर ब्रदर्स को 10,000 फ्रांक का एक ऑफर दिया कि आप 10,000 फ्रांक लीजिए और मुझे ये मशीन दीजिए। लेकिन लुमियर ब्रदर्स ने मना कर दिया और उन्हें ही नहीं बल्कि 20,000 फ्रांक देने वाले को, 50,000 फ्रांक देने वाले को भी उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि लुमियर ब्रदर्स का तो सोचना था कि ये तो भी वैज्ञानिक उपकरण है, इसमें और डेवलपमेंट होगा और वैज्ञानिक उस तरफ जाएगा ये। लेकिन जॉर्ज मिलिस का दिमाग तो चल गया था और जॉर्ज मिलिस का जो शौक था, जो काम था, जो व्यवहार था, उन्हें जिस चीज़ में मज़ा आता था वो था थिएटर में दर्शकों के सामने तरह तरह की करतब करना, दर्शकों की भावनाओं को उनके 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 सामने तरह तरह के रसों को प्रस्तुत करना, कभी उन्हें हंसाना, कभी रुलाना डराना, इस तरह की चीज़ें करना। तो ये उनका काम था जिसमें उन्हें मज़ा आता था। बहुत ही मस्त मौला इंसान थे जॉर्ज मिलिस। तो इन्होंने क्या किया कि सिनेमेटोग्राफ तो इन्हें नहीं मिला, लेकिन इन्होंने एक दूसरे बंदे थे रॉबर्ट डब्ल्यू पॉल, जिन्होंने एक एनिमेटोग्राफ बनाया था। सिनेमेटोग्राफ टाइप की ही वो चीज़ होती है, लेकिन उसमें एनिमेशन हाथ से बनाए हुए या दूसरे तरीके से बनाए हुए जो स्ट्रिप्स हैं वो चलाते थे, उसमें फिल्म की पट्टी नहीं चलती थी। तो अब जॉर्ज बिलीज ने उनसे वो एनिमेटोग्राफ खरीदा और उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग की। यानी कि जो सिनेमेटोग्राफ था वो तो उन्होंने देखा था, उन्होंने एनिमेटोग्राफ को रिवर्स करके सिनेमेटोग्राफ में बदल दिया कि उन्हें पता था कि सिनेमेटोग्राफ क्या करता है। तो खुद ही उन्होंने ये एक मशीन बनाई जो कि बहुत आवाज़ बहुत करती थी, तो वो अक्सर उसका मजाक भी उड़ाते थे कि ये मेरी मशीन गन है, या मेरा वो कुछ और भी बहुत सारे उसको इस तरह के ताने मारते थे अक्सर, क्योंकि वो हंसोड़े और मज़ेदार व्यक्ति थे। तो उन्होंने उस मशीन से अगले ही साल मतलब 1895 में ये लुमियर ब्रदर्स ने सिनेमेटोग्राफ को प्रस्तुत किया था और 1896 में जॉर्ज मिलिस ने अपनी उस दूसरी मशीन से 78 फिल्में बना दी, 78 मूवीज़। वो 45 सेकंड, 1 मिनट तक की मूवी थी, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में थी। उनमें से जो शुरुआती फिल्में थी वो तो वैसी ही थी जैसे लुमियर ब्रदर्स ने शुरू में बनाई थी, कि जैसे किसी गार्डन में कोई पानी डाल रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कहीं से ट्रेन आ रही है, मतलब जो घटनाएं हो रही हैं आम जीवन की उनको कहीं ना कहीं उन्होंने कैप्चर किया और दर्शकों को दिखाया, बस। अभी उससे ज़्यादा सिनेमा में या फिल्म में कुछ नहीं था। लेकिन इनका जॉर्ज मिलिस का दिमाग तो इस दिशा में चल रहा था कि क्या करना है इसका आगे। और इस बीच एक संयोग हुआ। जॉर्ज मिलिस पेरिस की सड़कों पर एक बार शूटिंग कर रहे थे ऐसे ही। तो एक बस गुजर रही थी और वो शूट कर रहे थे और अचानक से उनका कैमरा जो था वो अटक गया। तो अटक गया तो उन्होंने कैमरे को थोड़ा ठोका पीटा और थोड़ी देर बाद वो चालू हो गया। फिर उन्होंने घर आकर वो शूट की हुई फिल्म को देखा। तो देखते क्या है कि बस जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, अचानक से बस घोड़े में बदल जाती है। तो ये देख के उनका दिमाग ठनका, क्योंकि वैसे वो तो जादूगर थे, उनका काम भी ऐसे ही काम करने से जुड़ा हुआ था। तो उन्हें समझ में आया कि ये जो बस तक का शूटिंग हुआ था ना, वहाँ के बाद कैमरा अटक गया था और जब जहाँ से शूटिंग दोबारा स्टार्ट हुई थी वहाँ पर उस जगह पर घोड़ा खड़ा था।
तो ये देखकर फिर उन्हें समझ में आया कि अगर आप दो अलग अलग शॉट्स को ऐसे जोड़ते हैं, जो कि सिनेमा का आधार है, जो कि एडिटिंग का आधार है, दो कट को जब आप ऐसे जोड़ते हैं तो उसमें एक प्रभाव आता है। जैसे कि हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो उससे एक सेंटेंस बनता है, इस तरह से एक भाषा बनती है। तो इस तरह से वह कट था, वहाँ से आप कह सकते हैं कला के रूप में एक अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर सिनेमा की शुरुआत का बीज पड़ गया था। क्योंकि फिर उन्होंने उस तरह के और बहुत सारे कट किए, और एक ही फिल्म में किसी को गायब करके किसी को प्रकट करना, इंसान का सिर अलग कर देना, और ये सब तरह के जो मज़ेदार खेल थे, वो उन्होंने फिर अपने उस सिनेमेटोग्राफ के माध्यम से फिल्मों में दिखाए। और वो यहीं नहीं रुके, उसके बाद तो जॉर्ज मिलीज की जो परंपरा चली, तो उन्होंने डिसॉल्व का भी आविष्कार किया, उन्होंने स्प्लिट फ्रेम का आविष्कार किया, जिसमें आधे फ्रेम को कवर करके वो एक किसी बंदे की शूटिंग करते हैं और फिर उसको वापस दूसरे वाले हिस्से को कवर करके इस वाले हिस्से को एक्सपोज करते हैं। डबल एक्सपोजर होता है, इससे डबल रोल हो जाता है। जॉर्ज मिलीज ने अपने एक ही फिल्म में खुद ही 9 रोल करके और सामने करके ये भी दिखाया उन्होंने। उसके बाद फिर जॉर्ज मिलीज की जो कहानी आगे बढ़ी, तो उन्होंने सबसे पहली डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई, उन्होंने शुरुआती सबसे पहली हॉरर फिल्म का क्रेडिट भी उनके पास जाता है, उन्होंने बनाई थी द हॉन्टेड कैसल, जिसमें एक आदमी चमगादड़ बन जाता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो भी उन्होंने बनाई। तो स्पेशल इफेक्ट्स या वीएफएक्स का जन्मदाता जो है वो जॉर्ज मिलीज को इसीलिए कहा जाता है। और लेकिन इनका जो श्रेय है वो सिर्फ यहीं तक नहीं है, स्पेशल इफेक्ट्स तक ही नहीं है। इन्होंने सिंड्रेला फैंटेसी फिल्म तब बनाई थी जब डिज्नी से बहुत बहुत पहले सिंड्रेला फिल्म इन्होंने बनाई थी। इन्होंने सबसे पहली साइंस फिक्शन फिल्म बनाई थी जिसका नाम था ट्रिप टू द मून, और ट्रिप टू द मून जो है वो इनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म है, जिसमें इनके किए हुए तमाम जो कार्य हैं उनका एक मिश्रण है। इसमें कट है, डिसॉल्व है, स्प्लिट फ्रेम है और सेट डिज़ाइन है, क्योंकि ये इन्होंने पूरा सेट बनाया है एक मून पे जाने का और उस तरह की पूरी सारी चीज़ों का। फैंटेसी फिल्म है वो, लेकिन फैंटेसी और साइंस फिक्शन का मिक्सचर है। तो उसमें उन्होंने तरह तरह की जो चीज़ें बनाई, उसमें सिनेमा की उन सारी तकनीकों का उन्होंने उपयोग कर लिया था जो इस बीच उन्होंने जिनका आविष्कार किया और जिनका उपयोग किया था। ट्रिप टू द मून एक ऐसी फिल्म कही जा सकती है जो जॉर्ज मिलीज का जो एक उनकी जो आविष्कारक क्षमता था उसका एक शानदार शाहकार है वो। लेकिन जॉर्ज मिलीज ने बनाई थी 1896 में 78 फिल्में, और 1912-13 तक होते होते वो 570 के ऊपर भी फिल्में बना चुके थे। हालांकि उसके बाद का उनका जो करियर रहा वो थोड़ा सा नकारात्मक रहा, या उसमें उनको उनके साथ ट्रेजेडी हुई, क्योंकि एडिसन और रॉकफिलर वगैरह जो अमेरिका के फिल्मकार और जो प्रोड्यूसर्स वगैरह थे, उनकी जो एसोसिएशन थी, उन्होंने इनकी फिल्मों का दुरुपयोग किया। कई बार उन्होंने इनकी फिल्मों से कमाई की और इनको उसमें कुछ भी नहीं मिला, और ये अपनी ही फिल्मों से एक तो प्रॉफिट नहीं कमा पाए, दूसरा उनकी कंपनी जो इनकी फिल्में दिखा रही थी उसकी वजह से इनका बिजनेस मारा जा रहा था उसमें, हालांकि वो और लोगों की भी दिखा रहे थे। तो इस तरह से हो रहा था, क्योंकि उस समय ये कॉपीराइट वगैरह इस तरह की चीज़ें उतनी पेटेंट वगैरह का था नहीं, और वहाँ पेटेंट एडिसन ने ले रखा था। तो उस वजह से इनका स्टूडियो, जो इन्होंने बड़ा सा स्टूडियो बनाया था इसमें तरह तरह की चीज़ें वो करते थे, वो भी बिक गया था और काफ़ी इनको नुकसान झेलना पड़ा था, और इनकी काफ़ी सारी फिल्में भी दूसरों को बेचनी पड़ी। तो इनका जो काफ़ी सारा समय है ऐसे गुजरा कि एक टॉय स्टोर में, खिलौनों की दुकान में ये 14 घंटे काम करते थे हफ्ते के 7 दिन बिना कोई छुट्टी लिए, और 5-6 साल तक इन्हें ऐसा करना पड़ा। हालांकि उसके बाद आने वाले जो उनके जीवन के अंतिम 2-3 साल थे, उससे पहले इन्हें वापस वह जगह मिली, वह महत्व मिला जो इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि सिनेमा अब एक कला के रूप में, एक अभिव्यक्ति के रूप में, एक बहुत सशक्त माध्यम के रूप में सामने आ चुका था, और लोग अब सिनेमा को जानते पहचानते हुए उसके जो मूल आविष्कारक हैं, जो लोग हैं, उनकी खोज में जा रहे थे, उनके बारे में बातें कर रहे थे, और उस पूरे हिस्से के दौरान जॉर्ज मिलीज का नाम सबसे ज़्यादा उभर कर आता है। तो जॉर्ज मिलीज को एक बहुत बड़े समारोह में इन सब चीज़ों का, योगदान का वो विशेष सम्मान दिया गया था। इस चीज़ को, इस घटना को ह्यूगो फिल्म में मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने बड़े अच्छे से दिखाया है। ह्यूगो फिल्म जो है वो अक्सर ये ह्यू कहा जा सकता है, मार्टिन स्कॉर्सेज़े की फिल्में सिनेमा की कहानी पर ही आधारित है, और उसमें जॉर्ज मिलीज एक सेकेंडरी कैरेक्टर के तौर पर हैं, और उनकी ज़िंदगी का काफ़ी सारा हिस्सा है। उसमें बेन किंग्सले ने ये रोल किया है जॉर्ज मिलीज का, और ये कहते हैं वो आकर कि ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे एक खुशनुमा क्षण है। तो ये चीज़ जॉर्ज मिलीज ने सचमुच वहाँ पर कही थी। तो अंततः जॉर्ज मिलीज को उनका महत्व और जो उनका योगदान है उसका क्रेडिट मिला।
और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पता लगता है कि सिनेमा को एक कला, एक मनोरंजन, एक अभिव्यक्ति के रूप में हमारे सामने लाने का जो काम है, सिनेमा में तरह तरह के जो जनर लाने का काम है, वो हॉरर लाए, वो साइंस फिक्शन लाए, वो फैंटेसी लाए, वो डॉक्यूमेंट्री लाए, वो एडवर्टाइजमेंट्स लाए, और भी बहुत सारी चीज़ें, इवन सटायर भी लाए थे, वो पॉलिटिकल सटायर भी लाए थे। इसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति है जो एक आकर्षक नारी में बदल जाती है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। उन्होंने सारे जॉनर बनाए, उन्होंने दर्शकों और एक फिल्म मेकर के बीच का जो संवाद है, उसका जो काम है, जो शिक्षा कहें, मनोरंजन कहें, अभिव्यक्ति कहें, उन सारी चीज़ों को समझा। सिनेमा को एक भाषा के रूप में विकसित करने का काम इन्होंने किया।